पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। दिल्ली नगर निगम में आज मेयर को चुना जाना था, लेकिन जबरदस्त हंगामे के चलते आज की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और इसकी वजह से मेयर का चुनाव आज नहीं हो सका। लेकिन आज के हंगामे की बात करें तो उसको लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल पीठासीन अधिकारी के फैसले को लेकर यहां पर हंगामा हो गया। 10 मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ और नौबत हाथापाई तक यहां पर पहुंची। इसके बाद आरोपों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो आज मेयर को चुना जाना था, लेकिन क्या तस्वीरें आज की रही वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेयर को चुना नहीं जा सका आज और ये स्थगित कर दिया गया आज की कार्रवाई को। और अब देखना होगा कि अगली तारीख यहाँ पर क्या होती है और किस तरह से अब यहाँ पर एमसीडी में काम आगे होता है और मेयर का चुनाव आखिरकार किस तरह से होता है। लेकिन आज के हंगामे के बाद आरोपों का सिलसिला भी लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी भी अपनी तरफ से पार्षदों के घायल होने की बात जो है वो कर रही है। तो आरोपों का सिलसिला लगातार अब इस एमसीडी को लेकर जो है यहाँ पर जारी है। तो आज आप देखिए यहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है वो होना था, जिसको अब यहाँ पर हंगामे के चलते आज टाल दिया गया है। लेकिन इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया ने इस हंगामे को लेकर ट्वीट किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि एमसीडी में अपने कर्मों को छिपाने के लिए और कितना गिरेंगे भाजपा वाले। चुनाव टाले, पीठासीन अधिकारी की गैर कानूनी नियुक्ति, मनोनीत पार्षदों की गैर कानूनी नियुक्ति और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना। अगर जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किस लिए। इसके अलावा इस हंगामे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि संविधान का अनुच्छेद 243(r) मनोनीत पार्षदों को सदन में वोटिंग से रोकता है। सदन में उनसे वोट डलवाने की कोशिश असंवैधानिक है। तो यहां पर एक तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पहले शपथ दिलवाई गए मनोनीत पार्षदों को वो उनको वोट दिलवाने की कोशिश थी एक तरह से। तो नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का क्या कहना है इसको लेकर वो भी आपको सिखाते हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी परिमल। मैं मानती हूं कि जो एनार्किस्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने आप को ही एनार्किस्ट कहकर आए हैं, वही आपको दिखाई दिया आज। जो एनार्की इन्होंने हाउस में मचाई, जो एनार्की इन्होंने राज्यसभा में करते हैं, जो एनार्की लगातार देश भर में ये करके आए हैं, वही हरकत आज भी दिखाई दी है। पीठासीन अधिकारी जो बवाल हुआ मैम, जो हम लोग समझ पाए कि मनोनीत और निर्वाचित इनके शपथ को लेके पूरा जो वाक्य निकल कर आया, क्या कहता है कानून? देखिए, कानून ये कहता है कि पहली बात तो इस पर कोई नियम कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। नियम और कानून डिस्क्रिशन का हिस्सा है। मनोनीत जो पीठासीन अधिकारी है वो मनोनीत का पहले करवाएगा या जो इलेक्टेड है, निर्वाचित है, उसका पहले करवाएगा। ये उसकी डिस्क्रिशन का हिस्सा है। डिस्क्रिशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आपने यहाँ पर मीनाक्षी लेखी को सुना। अब आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्या कह रहे हैं इसको लेकर। आप पार्षदों का खून बहाएंगे, सदन में उनकी हत्या कर देंगे, उनकी जान ले लेंगे, इसलिए कि दिल्ली वालों ने बीजेपी को हरा दिया, इसलिए इनको सजा दी जाएगी। ये देखिए, इनके कपड़े फाड़ दिए, देखिए आप, इनको लहूलुहान कर दिया, इनकी गर्दन दबा के मार देंगे इनको। तो क्या कर रही है बीजेपी? क्या संदेश देना चाहती है? और पूरी की पूरी कांग्रेस आज इनके साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिला के। उनके सारे पार्षद, उनकी नेता सदन को, नाजिया को हज कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया एलजी ने।
तो यहां पर मनोनीत पार्षद जो हैं उनको पहले शपथ दिलाने को लेकर ये जो पूरा हंगामा है वो आज देखने को मिला। आम आदमी पार्टी यहां पर कहती रही कि जो चुने हुए पार्षद हैं उनको पहले शपथ दिलानी चाहिए थी। अब ये जो 10 मनोनीत पार्षद हैं इनको लेकर भी आम आदमी पार्टी को ऐतराज जो है वो रहा है। उपराज्यपाल ने एमसीडी में 10 पार्षद मनोनीत किए हैं और मनोनीत पार्षदों को एल्डरमैन भी यहां पर कहा जाता है। एल्डरमैन अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं और आम आदमी पार्टी ने मनोनीत पार्षदों को बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर बताया था और ये कहा था आम आदमी पार्टी ने कि ये एमसीडी के काम को रोकने की कोशिश है। और अब इन्हीं मनोनीत पार्षदों को लेकर आज जब यहां पर चुना जाना था मेयर को तो ये हंगामा पूरा यहां पर देखने को मिला है। तो ये आपने देखा कि आज काफी अहम दिन था एमसीडी के लिहाज से, क्योंकि यहां पर मेयर को चुना जाना था, डिप्टी मेयर को चुना जाना था, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को यहां पर जो है वो चुना जाना था, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो सका। हंगामे की भेंट जो है ये सब कार्रवाई आज की चढ़ गई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सामने आई यहां पर एमसीडी से, जहां पर जमकर हंगामा जो है आज इस चुनाव को लेकर हुआ है यहां पर। और इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर किस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं ये आपने देखा। यहां पर शरद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, हंगामे की तस्वीरें हमने देखी, आज की जो कार्रवाई हुई, काफी कुछ होना था, यहां पर मेयर को चुना जाना था लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। क्या कुछ आज हुआ है वो भी आप थोड़ा बताइए विस्तार से, और अब आगे क्या होगा? जी शरद, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी ठीक से। अब अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात आप पूरी कीजिए। चलिए, शरद की आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शरद की आवाज हम तक पहुंचेगी ठीक से तो उनके पास फिर से चलेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा यहां पर जो है एमसीडी का जो मेयर का चुनाव है वो यहां पर बन गया है। शरद, अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो ये आपसे जानना चाह रहे थे कि आज जो हंगामा हुआ इसकी मुख्य वजहें क्या रही, आम आदमी पार्टी क्या कहती रही है, बीजेपी क्या कहती रही आज दिन भर, और अब आगे क्या होगा? देखिए, विवाद इस बात को लेकर हुआ जिस पर आम आदमी पार्टी ने हंगामा शुरू किया और उसका जवाब बीजेपी देती रही। विवाद इस बात पर था कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको निर्वाचित पार्षदों से पहले शपथ दिलाई जा रही थी। आम आदमी पार्टी का यह आरोप था कि इन्हें न सिर्फ शपथ दिलाई जा रही थी बल्कि इनको वोटिंग का अधिकार भी दिया जाना था और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति दर्ज करी। बीजेपी नेताओं से जब मैंने पूछा कि क्या वाकई ऐसा है तो वो सीधे सीधे खारिज नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गलत दावा कर रही है या आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वोटिंग तक तो बात ही नहीं आई, शपथ पर ही जो है उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तो ये सवाल ये है कि क्या ऐसा था, तो बीजेपी नेता इसको खारिज नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है इसके बाद में कि अगर ये जो 10 मनोनीत पार्षद हैं जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी पहले से आपत्ति करती आ रही है, अरविंद केजरीवाल असंवैधानिक बता चुके हैं, तो ये अगर वोटिंग कर देते तो क्या होता? मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में अगर ये मनोनीत पार्षद भी बीजेपी के संख्या बल में जुड़ जाते तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो टैली है वो 150 पे है और बीजेपी की जो टैली है निर्वाचित लोगों की, निर्वाचित पार्षद, सांसद और विधायक, वो 113 पे है। 10 और भी जोड़ लीजिए मनोनीत पार्षद तो भी 123 होगी। समस्या आनी थी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी को फाइट करनी थी कि वो जो उसका चौथा कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी ने 4 पे नॉमिनेशन किए हैं, बीजेपी ने 3 पे किए हैं, सीट सिर्फ 6 थी, तो एक कैंडिडेट जो है वो दोनों में से किसी का हारेगा। तो बात यह हुई कि अगर ये 10 कैंडिडेट जो हैं, ये जो 10 पार्षद मनोनीत पार्षद हैं, ये अगर बीजेपी के संख्या बल में जुड़ जाते तो आज आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट हर हाल में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार जाता। और अभी आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों पर आगे दिख रही है, बीजेपी 2 सीटों पर आगे दिख रही है, दोनों का मुकाबला जो है बराबरी पर आ जाता। और उसके बाद जोन के जो चुनाव होने वाले हैं वहां ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी का पड़ा भारी हो जाए। तो अगर ये चलता रहता तो संभव है कि मेयर तो आम आदमी पार्टी का बन जाता, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी या जो असल सरकार नगर निगम की होती है वो बीजेपी बना लेती। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी जीत कर भी चुनाव हार जाती। तो इसीलिए जो है आम आदमी पार्टी ने आपत्ति की, हंगामा चला और आज कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब अगली तारीख का इंतजार करना होगा। ये बहुत अच्छे से आपने समझाया शरद कि क्यों ये जो यहाँ पर हंगामा था, इसकी असल वजह जो थी। अब यहाँ पर बेहतर तरीके से जो है लोग भी समझ पाएंगे कि मेयर को लेकर जो है मामला दरअसल नहीं था, इसके आगे जो चीजें हैं उन पर असर इससे पड़ सकता था और इस वजह से शायद आम आदमी पार्टी को इतना ऐतराज इससे यहाँ पर देखने को मिला है। शुक्रिया शरद आपका।
हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब जानकारी देने के लिए। अब अपने मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ रीना गुप्ता हैं जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आरती मेहरा नेता बीजेपी हैं, मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ भूपेश यादव हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आरती जी, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आता हूँ। मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ क्यों यहाँ पर आखिर दिलवाई गई? अगर नहीं दिलवाई जाती तो इतना हंगामा ही नहीं होता। हंगामा जिन्हें करना है उन्हें तो हर बात पे करना है, वो तो हताश किसी और बात पे है। असली बात यह है कि अराजक लोग हैं, अराजकता उन्हें फैलानी है। वो जितने नंबर चाहते थे, 230 का दावा करते थे, 134 आए, टक्कर की सरकार बन रही है। हमारे मनोनीत 10 पार्षदों का करने का अधिकार है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होता है। इन्होंने भी पिछली बार 30 अपने मनोनीत करे थे, 14 इनके विधानसभा से भी आते हैं, तो ये कुल हो जाते हैं 151, और हम कुल हो जाते हैं अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को मिला के 122। अब ऐसे में या तो ये घबराए हुए हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि अंदर से कोई इनके टूट-फूट ना हो जाए, इनके मेयर के कैंडिडेट को या डिप्टी मेयर के कैंडिडेट को इन्हीं के अंदर के लोग लाइक नहीं कर रहे या जो भी कर रहे हैं। नहीं तो संवैधानिक व्यवस्था से जो पीठासीन अधिकारी मनोनीत किया गया है उसके ऊपर सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, वो तो आरोप ये भी लगा रहे हैं ना आरती मेहरा जी कि आप मनोनीत पार्षदों को वोट कराने की कोशिश कर रहे थे। वोट करने का उनका अधिकार होगा तो वो जरूर करेंगे, जो अधिकार होता है, पहले भी होते हैं। अभी आज की डेट में सबसे पहले उन्हें आज शपथ लेने देते। शपथ इनके भी काउंसलर्स हैं, हमारे भी काउंसलर्स हैं, और 10 एल्डरमैन भी हैं। अब उनको आप शपथ लेने देते, उसके बाद की कार्यवाही बाद में करते। मतलब शपथ जैसी चीज को कभी भारत के इतिहास में किसी इलेक्टेड बॉडी के साथ, छोटी से लेके बड़ी तक, ऐसा नहीं हुआ होगा कि शपथ को ही रोकने की कोशिश की हो। ये अराजक है। गुप्ता जी बताइए, शपथ तो लेने देते आप, शपथ के बाद आगे क्या होता वो तब की बात तब देखी जाती। यहाँ तो शपथ को लेकर ही हंगामा हो गया। देखिए, आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। पिछले 15 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में कुशासन, भ्रष्टाचार चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को भली भांति पता था कि इस बार चुनाव में उनको दिल्ली की जनता निकाल के बाहर फेंकेगी। पहले तो इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कराए, डिलिमिटेशन कराया, जो हथकंडे अपना सकते थे ये सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए, एमसीडी का एक्ट चेंज किया। उसके बाद भी जब ये दिल्ली में दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया, ये दिल्ली में हारे, वो हार को ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए 2-3 दिन से इनका पूरा जो इनकी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो चुकी है। पहले जो मनोनीत पार्षद थे, मनोनीत पार्षद हमेशा से एमसीडी का ये चला आ रहा है कि मनोनीत पार्षद पूरी दिल्ली से चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 जोन जिसमें भाजपा कमजोर है, वो 3 जोन से आप मनोनीत पार्षद चुने, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के साथ सलाह मशवरा करके मनोनीत पार्षद के नाम एलजी साहब ने अप्रूव किए। इस बार से इन्होंने एक नया ट्रेंड चला दिया। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी जो होता है, वो सबसे सीनियर मोस्ट पार्षद होता है, हमेशा से एमसीडी के इतिहास में चला आ रहा है। वो भी आज इन्होंने तोड़ा, गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से अपने एक पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाया। तो आप देखिए कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई और स्टेट हो, जब भी भारतीय जनता पार्टी मैंडेट लूज करती है तो एक लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जो एक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपको कि जनता ने आपको नहीं चुना, उसके बाद हथकंडे अपनाना, जो नहीं रीना जी, ये भी आप समझाइए कि आज जो हंगामा यहाँ पर हुआ मनोनीत पार्षदों को लेकर, अभी शरद शर्मा भी हमारे बता रहे थे कि अगर जैसे कि आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि उनको वोट डलवाने की कोशिश हो रही थी, वोट डलवा भी देते, अगर होती भी कोशिश, तब भी तो आप ही का मेयर बनता। नहीं तो क्यों डलवा देते सर? ये तो आप भी अजीब सी बात कर रहे हैं। नहीं, इसको आप बाद में इस मुद्दे को आप उठा सकते थे। ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा हो भी जाता, ऐसा हुआ नहीं, अगर हो भी जाता तो इस मुद्दे को तो आप उठा सकते थे। तब भी मेयर तो आपका फिर भी बन रहा था।
ये आप अंदर से बताइए हिले कि हुए हैं, जो इन्हें जोड़-तोड़ डर चल है रही कि थी, इनके बोलने टूट-फूट दीजिए हो रही आरती है। जी, शांत होइए, मुझे बोलने दीजिए, मैं बीच में नहीं रीना बोलती जी थी। बोलिए मुझे बोलने के दीजिए अलावा आरती बोलिए जी, बोलिए शांत हो जाइए। आरती जी, अब आरती जी इनकी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आता हूं जी। देखिए इन्होंने क्या करा, पहले कांग्रेस के साथ साठगांठ करी इन्होंने, कांग्रेस के साथ इन्होंने जोड़ तोड़ करके और पैसे कांग्रेस को देके उनके पार्षदों को वॉकआउट करवा दिया। ये क्यों करवाया, इस पे सवाल उठाए जाने चाहिए। तो जो ये कहते हैं ना बाय हुक या बाय क्रुक, कुछ भी हो जाए, ये इनकी पूरी कोशिश है कि स्टैंडिंग कमेटी हो, मेयर हो, कुछ ना कुछ करके सारे असंवैधानिक गैर कानूनी तरीकों से इन्होंने, और जब वो भी नहीं हुआ तो इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। आप देखिए कैसे गुंडागर्दी आज जिन्होंने सदन में करी है। हमारे पार्षद जो हैं उनका खून निकल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने देखी होगी। मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में लिखा हुआ है। और जनता के मैंडेट को एक्सेप्ट ना करना, ये भी इनका डीएनए है। चलिए, अगर ये आप जनता के, आप चुनाव खत्म हो गया, आप हार गए, आप अपनी आरती हार जी इस मान पर ली। आप अपना जवाब दीजिएगा। भूपेश जी भी हाँ, हमारे साथ बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, भूपेश जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भूपेश जी, आप कांग्रेस अपने आप को क्यों इससे अलग कर रही है? आप क्या आम आदमी पार्टी की वजह से इसको अपने आप को अलग कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी तो साठगांठ का आरोप लगा रही है बीजेपी के साथ आपकी। नहीं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं अरविंद केजरीवाल जी, अगर हम ऐसा कुछ आरोप है तो उसकी जांच करा लें। किसने इन्हें रोका है उसकी जांच कराने के लिए? ये दोनों ही पार्टियां, आप पार्टी और बीजेपी पार्टी, इनका लोकतांत्रिक परंपराओं मान्यताओं में कोई विश्वास नहीं है और ना ही ये इन्हें सरकारें चलानी आती है। आप देख रहे हैं इनके इस युद्ध से दिल्ली को कितना नुकसान हो रहा है। आपने पिछले 8 साल से आप देखा है, केजरीवाल जी रो के सेंटर को गाली देते हैं, सेंटर वाले इनको कहते हैं। इन्हें सरकार चलानी नहीं आती है, इन्हें सीखना चाहिए, शीला दीक्षित जी से सबक लेना चाहिए। शीला दीक्षित जी सेंटर में थी, तो स्टेट में थी, बीजेपी की पार्टी बीजेपी सेंटर में थी, तब भी उन्होंने अच्छे से शासन चला के दिखाया। रही पार्षदों की बात जो ये कह रहे हैं, हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि हम मेयर की इलेक्शन में अपने आप को अलग रखेंगे उससे, और हमने वही जो हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया था कि हम अलग रखेंगे, आज हमने उसको, हम वहां से वॉकआउट कर गए। हमने जो हमें डिसीजन लेना था, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हमें डिसाइड, ये हमारी पार्टी ये थोड़ी डिसाइड करेंगे तो आप बता हमें क्या दीजिए। करना है, यानी ये हमारी रणनीति है। हम नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते। इन दोनों चुन के आए, जनता ने इनको चुना है, कुछ को उनको चुना है, तो ये डिसाइड करें क्या करना है इन्हें। तो मेयर बनाए और काम करके दिखाए। कांग्रेस को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है? चलिए, कांग्रेस को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास पार्षदों के नंबर ज्यादा हैं, तो आप जो है काम करके दिखाइए। आरती जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है। मनोज मिश्रा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, इस पर आप थोड़ी स्पष्टता दीजिए। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो रिवाज रहे हैं, जो होता आया है, उसको यहाँ पर बीजेपी पलट रही है। पीठासीन अधिकारी सबसे वरिष्ठ होना चाहिए, पहली बात। शपथ पहले जो है यहाँ पर जो निर्वाचित पार्षद हैं उनको दिलानी चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, आप बताइए जरा। नहीं, आम आदमी पार्टी कुछ मामलों में सही है, लेकिन कुछ मामलों में वो आशंका से ग्रस्त है। मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल ये कहना सही है कि वरिष्ठतम पोस्ट चाहिए पीठासीन अधिकारी, और इस नाते बनाया जाना चाहिए था। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर मान लीजिए सबसे वरिष्ठ के बजाय किसी और को भी बनाया जाता, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी जो पहली बार सरकार बनाई 2013 में, तभी का भी याद है कि चौधरी मतीन अहमद कांग्रेस के एमएलए थे, वो पीठासीन अधिकारी विधानसभा में बने थे और उन्होंने शपथ दिलाई थी। हाँ, ये मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो एल्डरमैन है उनको पहले शपथ दिलाया जाए, इसके लिए क्यों बहस हुई? मतलब, और अगर पहले उन्हें दिला भी दिया जाता तो मेयर चुनाव पर उसका क्या असर पड़ता? बिल्कुल। मेरी अपनी जानकारी में हो सकता है कोई नियम इन्होंने बदल दिया हो। मेरी अपनी जानकारी में एल्डरमैन वोट नहीं करते मेयर के लिए, लेकिन अब पता नहीं कोई नया कानून बना दिया गया हो, केवल सांसद, विधायक और चुने हुए निगम पार्षद, इनका वोट होता है। अब ये आश्चर्यजनक है कि उनका वोट और उनका जोड़ भी दिया जाए, जैसे शरद कह रहे थे, तब भी आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनना है। आज के परिदृश्य को देख के तो अगले 5 साल का नगर निगम का दृश्य दिख रहा है कि यहाँ काम कुछ नहीं होना है।
केवल एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, गाली गलौज होगा, मारा पीटी होगी। जो सब दिल्ली में कभी नहीं हुआ वो दिल्ली में होने जा रहा है। आरती जी, अब आप इसका जवाब दीजिए। अब मैं आपके पास यहाँ पर लौटूंगा। आप बताइए, जो एल्डरमैन हैं वो तो मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भी ये बात कह रहे हैं, वो नियम का हवाला दे रहे हैं। तब इतना हंगामे की वजह ये बन गया। आपके नेता पहले भी ये बात तो कहते आए हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के ज्यादा पार्षद हैं तो वो मेयर बनाए और काम करके दिखाएं। फिर इतना हंगामे की क्या जरूरत है यहाँ पर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के 151 है कुल मिला के मेंबर पार्लियामेंट और विधानसभा के विधायकों को मिला के 134 प्लस 14 प्लस 3 और हमारे हैं 104 प्लस 1 इंडिपेंडेंट प्लस 10 एल्डरमैन मनोनीत और उसके अलावा 7 मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम द लोकसभा दिल्ली से हम बन जाते हैं 122। अब ऐसे में इनको इतनी हलचल क्यों है? पहली बात तो इनको ये बहुत बड़ी हलचल है, ये बड़ी भारी जीत सोच रहे थे, वो दिल्ली की जनता ने इन्हें नहीं दी। ये बड़ी टक्कर की लड़ाई हुई है और 1% वोट शेयर का फर्क हुआ है और इसमें ये बड़े घबराए हुए हैं क्योंकि इनके जो काउंसलर्स हैं, देखिए हमारी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे से बड़े ठोस आते हैं। इनके कार्यकर्ता जो है आए दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। 10 एग्जाम्पल मिल जाएंगे मेरी पार्टी के, आपको ना के बराबर मिलेगा। अब क्या है कि ऐसे में इनको हलचल ये है, अब स्टैंडिंग कमेटी, अगर स्टैंडिंग कमेटी में नियमानुसार अगर हमारा चेयरमैन बनता है, अगर बनता है वो तो नंबर पे बनेगा ना जी, तो नंबर पे बनेगा, आप आराम से बैठिए। लेकिन इन्हें क्या है, सिर्फ दूसरों पे पत्थर फेंकना है। आप कंझावला की बात अभी मैं नीचे पढ़ रही हूँ, कंझावला पे इन्होंने सारा ब्लेम डालते हैं होम मिनिस्ट्री पे। मैं बोल जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं अभी नहीं। प्रिवेंटिव इन्होंने क्या किया? कंझावला का डिस्कशन नहीं हो रहा, इतना क्रिमिनल एरिया में आपकी अराजकता की बात बता रही हूँ कि आपने निर्भया फंड लगाया। कंझावला में आप चलिए ये इस पर जब इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आरती जी, तब इस पर यहाँ पर आएंगे। लेकिन रीना जी आप बताइए, यहाँ पर जो एल्डरमैन है वो तो वोट नहीं डाल सकते हैं ना। अगर ऐसे ही हर बात को लेकर हंगामा होता रहेगा तो फिर काम कैसे होगा? देखिए इनकी पूरी तैयारी थी तभी से। पहले तो आरती जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो एल्डरमैन थे वो 3 जोन से ही क्यों चुने गए। वो 3 जोन जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत थी, पहली बात। दूसरी बात, एल्डरमैन का आरती जी एक मिनट, आरती जी इनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा इस पे। हाँ, जो 3 जोन जहां पे भारतीय जनता पार्टी वीक थी, सिर्फ वो 3 जोन से एल्डरमैन इन्होंने चूज किए, पहली बात। दूसरी बात, जो एलजी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और एलजी महोदय ने सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको एल्डरमैन के लिए नॉमिनेट कर दिया। चलिए ठीक है, लेकिन उन्होंने चेक तक नहीं किया कि एल्डरमैन एक्चुअली कौन से एरिया के हैं, उनका वोटर आईडी कौन से एरिया का है। उसकी वजह से उनको 2 नाम चेंज करने पड़े। तो ये आप देखिए ना तभी से किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस का जो मिसयूज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जो एलजी महोदय हैं उनको सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसको कोई काम ना करने दिया जाए और अब एलजी को यूज करके एमसीडी में भी कोई काम ना होने दे, क्योंकि इनसे अपनी जो हार है, चाहे दिल्ली विधानसभा की हार हो चाहे दिल्ली एमसीडी की हार हो, इनसे हार पच नहीं रही है। दिल्ली की जनता ने आपको हराया है, दिल्ली की जनता ने आपको नकारा है, दिल्ली की जनता ने आपके भ्रष्टाचार के शासन को 15 साल के शासन को खत्म किया है। उसको एक्सेप्ट करिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए और प्रजातंत्र का मजाक मत बनाइए। प्रजातंत्र की मृत्यु मत करिए। बदल की बात करते थे, व्यवस्था की। और जहां तक कंधे वाले केस का वो आरती जी जिक्र कर रही हैं, वहां पे इन्हीं के नेता इन्वॉल्व हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय रेपिस्ट पार्टी है, इनके नेता इन्वॉल्व हैं। आरती जी की हिम्मत कैसे होगी कंजा वाला केस? चलिए ठीक है रीना जी, एक जवाब मैं आरती जी से यहाँ पर लेता हूँ। आरती जी बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा।
अगर ऐसे ही हर एक बात को लेकर आमने सामने लोग रहेंगे, हंगामा होता रहेगा, तो फिर कैसे फिर काम आगे होगा? एमसीडी में आप चाहते हैं कि काम हो, दिल्ली साफ हो। आपने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी करके दिखाए, उन्होंने जो वादे किए हैं, तो कैसे होंगे जब काम ही नहीं हो पाएगा कुछ? बिल्कुल नहीं, देखिए काम ये लोग जीते हैं, ये तब भी सड़कों पे आ जाते हैं, जब ये हारते हैं तब भी सड़कों पे आ जाते हैं। इनका अब इनकी जिम्मेदारी है कि हाउस चले। दे आर इन नंबर्स, चाहे थोड़ा ही गैप है लेकिन नंबर इनके पास है। इन्हें शान से करवाने चाहिए और शान से इनको पूरा हाउस में सबकी शपथ होनी चाहिए। अब मुझे लगता है एलजी के साथ बैठ के, एलजी दोनों पार्टियों के प्रमुख लोगों को बुला के बैठ के पूरी डिस्कशन करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी बैठेंगे और आपकी एक एक जो बात है वो तय हो जाएगी। मैं बताना चाहती हूँ, ये बात कर रही है हमारे 10 एल्डरमैन की। जब पीछे निगम हमारी थी तो इन्होंने 30 एल्डरमैन अपॉइंट किए थे। इनके 14 जो विधायक आते हैं, ये विपक्ष को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, ये 14 के 14 अपने भरते हैं। जबकि पूरे देश में नॉर्म है कि अगर विपक्ष कमजोर भी होता है तो भी उसको लाइव रखने के लिए, एक प्रथा को रखने के लिए, बट इनका प्रथा में, नॉर्म्स में, व्यवस्था में कोई विश्वास ही नहीं है। ये तो अनार्किस्ट लोग हैं। ये तो लगातार ये कहते हैं कि हाँ हम अराजक हैं। शुरुआत आज इन्होंने करी जब वो 4 लोग अपनी शपथ ले चुके थे, तो ये सारे के सारे टेबल पे आए, मंच पे आए, जहां पे पीठासीन अधिकारी प्रिजाइड ओवर कर रही थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु इज बीन नॉमिनेटेड बाय दी लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो तो उसके ऊपर भी सवाल आम आदमी पार्टी के हैं कि पीठासीन अधिकारी जो है वो वरिष्ठ होना चाहिए था। चलिए, मेरे टाइम पे एक बात बताती हूँ। मेरे टाइम पे जब मैं मेयर बनी थी, हमारा नंबर 184 था आउट ऑफ 272। तो कांग्रेस के ही पुराने एक जो सीनियर इनके लीडर ऑफ द हाउस थे, रामकिशन जी, उन्हें पीठासीन अधिकारी बनाया गया। चलिए, आपने कांग्रेस का नाम यहाँ पे लिया तो भूपेश जी से पूछ लेता हूँ। भूपेश जी, अभी की स्थिति को देखकर कुछ कहना चाहेंगे? अभी की स्थिति देखकर साफ जाहिर है कि आने वाला समय दिल्ली की जनता के लिए भारी है। इन्हें काम से कोई मतलब नहीं है, यही तू मैमा इन्हें करना है। लेकिन इसका सीधा नुकसान दिल्ली की जनता को हो रहा है, दिल्ली के डेवलपमेंट पे पड़ रहा है। आप आज की सड़कों की हालत देख लीजिए, आप नए कितने पुल बने हैं वो देख लीजिए, कोई भी काम उठा के देख लीजिए, सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। तो अल्टीमेटली नुकसान जो हो रहा है वो दिल्ली का हो रहा है। ये दोनों ही लोग पावर के भूखे हैं, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इन्हें इतना ही ऐतराज था नॉमिनेटेड पार्षदों की शपथ को लेके, तो कोई लीगल एक्शन लेते। ये मवालियों की तरह गुंडागर्दी, ये क्या इन लोगों को शोभा देता है चुने हुए पार्षदों को? ये केजरीवाल जी जो बात करते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, क्या उनके पार्षदों को ये शोभा देता है? दूसरी ओर भाजपा जो चाल चरित्र की बात करती है, आप इनका चाल चरित्र और दोनों की ईमानदारी का सबूत आज जनता ने अपनी आंखों से देखा है। सदन में क्या हंगामा हुआ है, सदन में क्या हुआ है, ये दोनों ने खूब देखा है जनता को। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो तस्वीरें देखने को मिली वो नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह का हंगामा जो है बिल्कुल वहां पर नहीं होना चाहिए। वक्त इतना ही है फिलहाल हमारे पास, तो बहुत शुक्रिया रीना जी, आरती जी आपका, मनोज जी आपका भी और भूपेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मेयर को चुना जाना था दिल्ली एमसीडी में, लेकिन हंगामा किस तरह से हुआ वो आपने तस्वीरें देखी। अब ये देखना होगा कि आगे अब किस तरीके से जो है यहाँ पर मेयर का चुनाव दिल्ली में एमसीडी में यहाँ पर होता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे दूसरी खबरों के साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है और आज पानीपत में उन्होंने बड़ी रैली यहां पर की। इस दौरान उन्होंने सरकार और बड़े उद्योगपतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 38% है। हिंदुस्तान की अगर आप सारी की सारी कंपनियों का मुनाफा देखें तो 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों के हाथ में है। मतलब 90% मुनाफा 20 कंपनियों के हाथ में, और इस देश का आधा धन
100 लोगों के हाथ में। यह है नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की सच्चाई। 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, एक किसान मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा, और दूसरा हिंदुस्तान 200-300 लोगों का हिंदुस्तान। पहले ये जो आपका शहर है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का सेंटर था। यहां पे हजारों छोटे बिजनेस चलते थे, और फिर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। इन 2 हथियारों ने जो देश को रोजगार देते थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते थे, इन 2 हथियारों ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनको खत्म कर दिया। पानीपत से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट भी आप देखिए, किस तरह से जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो चल रही है और पानीपत में क्या कुछ हुआ। भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी रैली राहुल ने पानीपत में संबोधित कर दी। इस रैली में खड़गे साहब भी मौजूद रहे, जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। उनके साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार भी आए कर्नाटक से, तो नारायण सामी भी आए, साथ में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे, कुमारी शैलजा मौजूद रहीं। कोशिश की कांग्रेस ने कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए इस रैली के जरिए। तमाम मुद्दों को लेकर के बात हुई। राहुल गांधी ने पहले सुबह पानीपत में लगभग 15 किलोमीटर की अपनी जो पैदल यात्रा है वो की, और उसमें रैली संबोधित की, और संबोधन में उन्होंने 2 मुद्दों पर खास तौर पर जोर दिया। पहला मुद्दा जो अग्निवीर का मुद्दा है, जो सैनिकों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हरियाणा से सेना में लगभग 10% युवा भर्ती होते हैं। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया, वो मुद्दा था किसानों का मुद्दा। हम सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा किसान आंदोलन के केंद्र रहे हैं, तो हरियाणा में जब आ गई है भारत जोड़ो यात्रा, तो अब किसानों का मुद्दा उठना तो लाजमी था। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे सेना के लिए अग्निवीर है, वैसे ही किसानों के लिए 3 कृषि कानून थे, जिसको रद्द तो किया सरकार ने, लेकिन उसमें भी रद्द करने में उन्होंने बहुत वक्त लगा दिया। 700 सैनिक शहीद हुए, और उन्होंने 700 किसान शहीद हुए, और किसानों ने यहाँ पर ठंड भी बिताई। अगर बात करें लोगों की भीड़ की, तो सफल रही, पर यह रैली सफल तभी मानी जाएगी जब 2024 में हरियाणा में कांग्रेस को जीत हासिल हो, जो उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हो और पूरे देश में इसका फायदा हो, तब जाकर के इस रैली और इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल माना जाएगा। पानीपत में सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों और जमीन में दरार से हड़कंप मचा हुआ है। जोशीमठ में 500 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है और आपदा की आहट के चलते सरकार ने एनटीपीसी, तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का काम अगले आदेश तक रोक दिया है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के अधिकारियों समेत विशेषज्ञों की एक टीम ने जोशीमठ में डोर टू डोर सर्वे भी किया है। तो यहां पर जो दरार देखने को मिली है उसको लेकर लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। इसके बाद ये कदम उठाए गए हैं जो हमने आपको बताया कि वहां पर आपदा की आहट के चलते जो सरकार ने एनटीपीसी, तपोवन, विद्युतगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का जो काम है उसको अगले आदेश तक यहां पर रोका है और मुख्यमंत्री भी इसको लेकर वहां पर एक बैठक जो है वो करने वाले हैं। कंझावला मामले की बात करते हैं। कंझावला केस में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस को इस बात का झांसा दिया कि हादसे के वक्त कार में 5 आरोपी थे। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार में 4 आरोपी ही थे, जबकि 5वां आरोपी दीपक घर में था। पर हादसे के बाद दीपक को दूसरे आरोपियों ने घर से बुलाया और ये कबूल करने को कहा कि कार वो चला रहा था।
ऐसा इसलिए किया क्योंकि हादसे के वक्त कार चला रहे आरोपी अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ये कहानी पूरी फिल्मी है और इस बीच पुलिस ने इस मामले में कार के मालिक और छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम आशुतोष है। इसके पहले बाकी गिरफ्तार 5 आरोपियों की कल पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई। कंझावला केस पर रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। कंझावला मामले की जो गुत्थी है वो 1 हफ्ते के बाद में भी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है। अभी तक इस मामले में 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अभी जो नई गिरफ्तारी हुई है वो आशुतोष नाम के शख्स की हुई है और जिस गाड़ी से ये पूरा हादसा हुआ वो आशुतोष की ही गाड़ी थी। और जब ये हादसा हुआ तो हादसा होने के बाद में जो आशुतोष की गाड़ी थी वो यहीं पर जिस जगह पर गाय बैठी है यहाँ पर उस गाड़ी को कार को पार्क कर दिया गया। आशुतोष ने पुलिस को पहले ये बताया कि उसने अपने दोस्त को जिसका नाम दीपक है उसको गाड़ी दी थी और वो लोग आए दुर्घटना करने के बाद में और उन्होंने गाड़ी इस जगह पर पार्क करके और फिर वो लोग चले गए। यानी आशुतोष ने ये कहा कि उसको पूरी घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन ये खुलासा कैसे हुआ कि आशुतोष को भी इस पूरे घटना की जानकारी थी। इसी के बाद में सीसीटीवी फुटेज आया और उसके बाद में पुलिस ने जब उसको खंगाला तब पता चला कि आशुतोष को भी पूरी घटना की जानकारी थी और आशुतोष ने पुलिस को गुमराह किया था। अब हम आपको दिखाते हैं आशुतोष का घर और आशुतोष करता क्या है और वो सीसीटीवी जो कैमरा है वो कहाँ लगा हुआ था, कैसे पता चला पुलिस को कि आशुतोष को भी इस घटना की पूरी जानकारी है, ये हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं आशुतोष के घर पर। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर आशुतोष दीपक और एक अन्य शख्स के साथ में बात करते हुए दिख रहा है। आप सोचिए कि सुबह 4:07 पर सबसे पहला फुटेज सीसीटीवी का इसी जगह पर आता है जहां पर आशुतोष दीपक के साथ में बात करता है, फिर वो जैकेट पहनने अपने घर जाता है। अब हम बात करेंगे उसके घर तक की कि वो जैकेट पहनने आता है और 4:07 से लेकर और 4:52 तक दीपक और दूसरे लोगों के साथ में उसकी बातचीत होती है। ये उसका आशुतोष का कौन सा घर है? ये D524 इधर है। ये D524 आशुतोष का घर है। हाँ जी, ये कॉर्नर वाला है। अच्छा, और ये कितने दिन पहले यहाँ पर आए ये थे? 6 से, जैसा कि मैं बता रहे हैं पड़ोस में, 6 से 8 महीने पहले यहाँ पे रेंट पे आए थे और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि ज़्यादा किसी से सोशलाइज नहीं थे। अच्छा। तो इसके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या है, कुछ भी पता नहीं इनका आता। और 31 तारीख की रात को आशुतोष यहीं पर थे, जैसा कि हाँ जी, यहाँ सीसीटीवी से पता लग रहा है कि ये यहीं पर थे। अच्छा। ये जो हाँ इनका सीन जो मेन आता है 4-7 से हम लोग जैसा कि सीसीटीवी से देख रहे हैं कि 4-7 पे बाहर। तो आशुतोष ने आप लोगों को बताया पहले क्या बताया? नहीं, हमें तो कुछ नहीं बताया कि कैसे है उनका, कि क्या है। जैसा कि ये लोग बता रहे थे इनके ये नेबर हैं कि यहाँ पे थे वो, बस इतना ही हमें पता है। उसके बाद तो रोल सीसीटीवी से सामने आपके साथ सब साफ है, आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या है। हाँ, तो यहाँ पर आशुतोष रहते थे 6 महीना पहले ही यहाँ पर आशुतोष 6 से 8 महीना पहले हाँ जी आए थे। तो आशुतोष को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशुतोष के ऊपर आरोप यही है कि आशुतोष ने सब कुछ जानते समझते हुए भी पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को ये बताया कि गाड़ी का हादसा करने के बाद में गाड़ी पार्क में खड़ी करके और उसके बाद में दोस्त उसको चाबी देकर चले गए, जबकि 52 मिनट तक आशुतोष अपने दोस्तों के साथ में रहा। ये बाकायदा इसी सीसीटीवी फुटेज से सामने आ चुका है और इसी की वजह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। दिल्ली के रोहिणी से पूजा के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के ग्रेड 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को समाप्त कर दिया है। सरकार के इस कदम के विरोध में मुंबई में विरोध प्रदर्शन हुआ। स्कॉलरशिप बचाओ। मुंबई का आजाद मैदान। ये प्रदर्शन प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद करने के खिलाफ है। आरोप है कि केंद्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के ग्रेड 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति रोक दी है।
इससे हमारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ये चीज़ के लिए कि मतलब कॉपी किताब बुक्स फीस वगैरह के लिए। और थोड़ा हमारा एरिया वहाँ पे मतलब कैसा गरीबी इलाका है तो वहाँ पे मतलब बच्चों की मदद तो मिलनी ही चाहिए। ये अगर बंद हुआ तो बहुत तकलीफ़ें रहेगी। एक्चुअली बहुत ही थोड़ी स्कॉलरशिप थी, पहली से चौथी तक 1000 और वहाँ 5वीं से 8वीं तक 3000, लेकिन बच्चों को किताबें लेने के लिए नोटबुक्स लेने के लिए वगैरह उसका बहुत फ़ायदा होता था। और वो स्कॉलरशिप किसे दी जाती थी? बहुत ही गरीब बच्चों के लिए जिसका पेरेंट का इनकम 1 लाख से कम है। और इतनी थोड़ी स्कॉलरशिप थी वो भी तुम बंद कर रहे, मीन्स हमारे बच्चों को क्या पढ़ना ही बंद कराने का है क्या? प्लानिंग कमीशन के सदस्य रह चुके और छात्रवृत्ति जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर के मुताबिक साल 2006 में 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में स्कूल छोड़ने की दर 30, 45 और 65 से 70% थी। तब यूपीए की सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू की थी जिसके बेहतर परिणाम भी दिखे। देखिए इस देश में 14 साढ़े 14 करोड़ मुस्लिम हैं, 2.5 करोड़ सिख है, 2.25 करोड़ क्रिश्चियंस है और कम से कम 1.5 करोड़ बुद्धिस्ट है। इन गरीब बच्चों को 1 लाख से जिनकी आय हर एक साल में कम है उनके लिए 1000 रुपये भी यहाँ बहुत मूल्यवान होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया कि 9, 10 स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप रखी है। लेकिन हमारा कहना ये है कि बच्चे 9वीं कक्षा तक जाएंगे ही नहीं, तो 9वीं और 10वीं कक्षा में स्कॉलरशिप शुरू रखना और 1ली से 8वीं तक स्कॉलरशिप बंद करना ये नामुमकिन बात है। आंदोलनकारियों के मुताबिक स्कॉलरशिप बंद करने के पीछे सरकार का तर्क है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त शिक्षा का अवसर उपलब्ध है। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि आरटीई पूरी तरह से लागू किया जाना अभी बाकी है। दूसरे स्कूल फीस के अलावा किताब कॉपी का खर्चा भी गरीब परिवारों के लिए मुश्किल होता है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।